हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंप्लीट स्टार्ट करवा रहा हूँ। कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे। आपके इस सेमेस्टर में सेक्शन 1 से लेके 75 तक के जो सेक्शंस हैं आपके इस सेमेस्टर में आएंगे। और आपको पता ही आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को निकाल दिया गया है। पहले सेल्स ऑफ गुड्स के प्रोविजंस एंड पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही इंक्लूडेड थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके सेल्स ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो इस एक्ट से निकाल दिए गए हैं। जैसे आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जो प्रोविजंस थे वो चैप्टर 7 में डिफाइन कर रखे थे। जैसे सेक्शन 76 से लेके और 123 से तक आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट से निकाल कर आपके सेल्स ऑफ गुड्स को एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया है। ऐसे ही सिमिलर पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस थे वो आपके चैप्टर 10 में इंक्लूडेड थे, लेकिन अब आपके पार्टनरशिप के जितने ही प्रोविजंस हैं इस एक्ट से निकालकर अलग से एक्ट में डाल दिए गए हैं। आज मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक करवाने जा रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 1 सितंबर 1872 को एनफोर्समेंट में आया था। इस दिन से आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ था। अब जो ये वर्ड है सेक्शन 1 में एक्सेप्ट, आर्टिकल 370 हट जाने के बाद, आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हट जाने के बाद ये जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो एक्ट आपका ये पुराना है, इसलिए इसके अंदर एक्सेप्ट वर्ड का यूज किया गया है, लेकिन 372 हटने के बाद इस वर्ड को एक्सेप्ट की जगह इंक्लूड में बदल दिया गया है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, and it shall came into force on 1st day of September 1872, राइट। अब जो शॉर्ट टाइटल होता है किसी भी एक्ट का, शॉर्ट टाइटल जो होता है वो उसकी हेडिंग होती है। जैसे ये जो एक्ट है उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, तो ये हो गया इसका शॉर्ट टाइटल। अब जो इंटरप्रिटेशन क्लोज है इस एक्ट का, इस एक्ट के इंटरप्रिटेशन क्लोज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की डेफिनेशन दी गई है और उन वर्ड्स को इंटरप्रेट उसी तरह से किया जाना चाहिए जिस तरह से इस एक्ट में बताया गया है, और वही सेम मीनिंग इस एक्ट में यूज किया जाएगा। लेकिन अगर कोई वर्ड आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन वो वर्ड आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया है, तो उस वर्ड का मीनिंग आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किए गए वर्ड के हिसाब से ही लोगे। ठीक है, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट पहले आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, लेकिन अब उनको हटा के एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है प्रपोजल की। इंटरप्रेट करना मतलब किसी चीज को डिफाइन करना ही बोलते हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्लोज और डेफिनेशन क्लोज सेम चीजें हैं। आपको यहां जो नंबरिंग दिखाई दे रही है वो है आपके सेक्शंस, और जो आपको ये सब हेडिंग्स दिखाई दे रही हैं उनको बोलते हैं क्लोज। तो सेक्शन 2 क्लोज ए में किस चीज की डेफिनेशन दे रखी है? प्रपोजल की। अब प्रपोजल क्या होता है? When one person signifies his assent, he signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything। मतलब अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कुछ करने के लिए
या कुछ करने से रोकने के लिए कहता है, और उस अपनी इच्छा पर, मतलब जो करने के लिए कह रहा है या करने से रोकने के लिए रोक रहा है, उस पर दूसरे पर्सन की इच्छा जानना चाह रहा है, दूसरे पर्सन की इच्छा जानना चाह रहा है, with a view to obtaining the assent of that other to such act and obstinance, he is said to make a proposal। तो वो प्रपोजल माना जाएगा। जैसे कोई पर्सन है ए पर्सन ने बी पर्सन को ये कहा कि मैं अपनी गाड़ी आपको 1 लाख रुपए में सेल कर दूंगा। तो ए ने यहां क्या किया, ए ने अपनी गाड़ी बेचने का प्रपोजल बी के सामने रखा। अब वो इस प्रपोजल के बारे में बी की इच्छा जानना चाह रहा है, बी खरीदना चाहता है या नहीं। तो जब बी अपनी एसेंट इस प्रपोजल के बारे में दे देगा तो वो मानी जाएगी एक्सेप्टेंस, वो मानी जाएगी एक्सेप्टेंस। ठीक है। अब जो ए ने बी को दिया वो दिया प्रपोजल, ये था प्रपोजल। अब आते हैं क्लोज, सब क्लोज बी पे। सब क्लोज बी यहां पर प्रोमिस की बात करता है कि प्रोमिस क्या होते हैं। व्हेन वन पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, मतलब जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है, जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है। जैसे ए ने अपनी गाड़ी बी को बेचने के लिए प्रपोजल दिया, ठीक है। यहां पर प्रपोजल कौन दे रहा है, ए। तो ये हो गया आपका प्रपोजल, ठीक है। और यहां किसको दिया जा रहा है, ये प्रपोजल बी को दिया जा रहा है। तो यहां पर व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, तो यहां पर किस पर्सन की बात की जा रही है, ये पर्सन है बी, कि जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, वो अपनी इच्छा, वो अगर अपनी इच्छा व्यक्त कर देता है इस प्रपोजल से रिलेटेड, इस प्रपोजल से रिलेटेड अपनी इच्छा व्यक्त कर देता है, तो उस प्रपोजल को एक्सेप्टेड माना जाएगा। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो उस प्रपोजल को एक्सेप्टेड माना जाएगा। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए, और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो वो क्या बन जाता है, प्रोमिस। ठीक है। अब क्लोज सी पे आते हैं। क्लोज सी में आपको 2 पार्टीज के बारे में बताया गया है। पार्टीज कौन कौन सी, एक तो है प्रोमाइजर, एक है प्रोमाइजी। तो जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया है, जो व्यक्ति प्रपोजल दे रहा है, मान लो द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, यहां पर प्रपोजल कौन दे रहा है, ए। जो ये ए प्रपोजल आपको दे रहा है उसको बोलते हैं प्रोमाइजर, और जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है उसको बोलते हैं प्रोमाइजी। तो यहां पर प्रपोजल जो दे रहा है वो दे रहा है ए, तो इस व्यक्ति को बोलेंगे प्रोमाइजर, प्रोमाइजर, और इस व्यक्ति को बोलेंगे प्रोमाइजी। समझ गए। तो जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया जा रहा है वो प्रोमाइजर है, और जो व्यक्ति प्रपोजल दे रहा है वो प्रोमाइजर है, और जो व्यक्ति को प्रपोजल दिया जा रहा है वो प्रोमाइजी है। अब है क्लोज डी। क्लोज डी के अंदर कंसीडरेशन की बात की गई है। कंसीडरेशन क्या होता है, अब कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन को हम लीगल सेंस में, कंसीडरेशन को हम लीगल सेंस में क्विड प्रो क्यू भी बोलते हैं। QUID, क्विड, PRO, प्रो, QUO। तो इसका मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न, इसका मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। मैं लिख देता हूं, ये है समथिंग इन रिटर्न। तो ये जो है क्विड प्रो क्यू, ये है समथिंग इन रिटर्न। तो कंसीडरेशन को बोलते हैं लीगल सेंस में क्विड प्रो क्यू, और जिसका मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न। अब है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमाइजर, मतलब जो प्रोमाइजर की इच्छा है, मतलब प्रोमाइजर कौन है,
जिसने प्रॉमिस किया, जिसने प्रपोजल दिया है। जिसने प्रपोजल दिया है मींस ए ने अगर कोई प्रपोजल दिया है, और किसको दिया है, बी को दिया है, ठीक है। अगर ए की इच्छा से, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstain from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act and abstinence or promise is called a consideration for the promise। अगर प्रोमाइजर के कहने पे, मतलब ए के कहने पे, या तो बी या इसका कोई एजेंट, ठीक है, या बी के बिहाफ पे कोई भी पर्सन अगर कोई कार्य करता है या कोई कार्य करने से रोकता है, या कोई ऐसा प्रॉमिस करता है कि वो कोई कार्य कर देगा, या कोई ऐसा प्रॉमिस करता है कि वो कार्य करने से रोक देगा, तो उसको बोलते हैं कंसीडरेशन। मतलब उसने रिटर्न में कुछ करने के लिए कहा है। मतलब जो प्रोमाइजर है, प्रोमाइजर की इच्छा से बी जो प्रोमाइजी है वो, या प्रोमाइजी का कोई भी एजेंट कुछ कार्य कर देता है या कुछ कार्य करने से रोकता है, तो उसको बोलते हैं कंसीडरेशन, ठीक है। अब ये जो कंसीडरेशन है आपकी, ये तीन तरह की हो सकती है। ये जो कंसीडरेशन है तीन तरह की हो सकती है। एक तो प्रेजेंट कंसीडरेशन, एक है पास्ट कंसीडरेशन, एक है फ्यूचर कंसीडरेशन। जो प्रेजेंट कंसीडरेशन है वो आप एट द टाइम ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट तब की तब कर देते हो। पास्ट कंसीडरेशन है जैसा आपने पहले कोई काम कर रखा है पास्ट में, और उसके बदले में अब प्रोमाइजर कोई कार्य कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पास्ट कंसीडरेशन। और फ्यूचर कंसीडरेशन क्या है कि ए जिसने प्रोमाइजर जो है उसने अपना काम कर दिया है, और आप उस काम के बदले कोई भी पैसा या कोई भी दूसरा काम फ्यूचर में करने वाले हो, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर कंसीडरेशन, ठीक है। अब है क्लोज ई। क्लोज ई में बात करता है एग्रीमेंट की। अब एग्रीमेंट क्या होते हैं? आपको ये पता है कि प्रपोजल क्या होता है, आपको अब ये पता है कि प्रोमिस कैसे बनता है, आपको अब ये भी पता है कि प्रोमाइजर एंड प्रोमाइजी कौन होते हैं, कंसीडरेशन के बारे में पता लग गया। अब क्या है कि एवरी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। जहां पर कोई भी प्रोमिस हो जाए और उसमें कंसीडरेशन का एलिमेंट इंक्लूड हो जाए, तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। जहां पर कोई प्रॉमिस हो गया और प्रॉमिस के अंदर आपने कंसीडरेशन को इंक्लूड कर दिया, तो वहां पर एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की। प्रोमिसेस which forms the consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promises। अब क्या है कि एक ही समय पर अगर दोनों पार्टीज ए और बी इन दोनों के बीच में मान लो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो प्रोमिसेस which forms the consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promises। मीन्स ए ने अपनी कार सेल करने का ऑफर बी को दिया, और ये बी कह देता कि हाँ मैं आपकी गाड़ी खरीद लूंगा और आपको आपकी गाड़ी के बदले 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो इसने गाड़ी देने का प्रॉमिस किया बी को, और इसने 1 लाख रुपए ए को देने का प्रॉमिस किया। तो ये एक दूसरे के लिए आपस में प्रॉमिस कर रहे हैं, आपस में कंसीडरेशंस दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ठीक है। अब इसके बाद एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। अब इसके अंदर कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता,
उस एग्रीमेंट को हम वॉइड बोलते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो कानून की नजरों में आप एनफोर्स नहीं करवा सकते, एनफोर्सिबिलिटी का मतलब है कानून की नजर में लीगल है, लीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, तब आप उसको एनफोर्स करवा सकते हो। नॉट एनफोर्सेबल मतलब इलीगल, इलीगल है ये, इसलिए आप उसको एनफोर्स नहीं करवा रहे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉइड। अब है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर जो डेफिनेशंस दे रखी हैं वो दे रखी हैं कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट वो है जो एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट, मान लो कि ये है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जब बन जाता है, एग्रीमेंट में जब एनफोर्सिएबिलिटी ऐड हो जाती है, एनफोर्सिएबिलिटी ऐड हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी एग्रीमेंट कानून की नजर में सही है और लीगल है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक पार्टी की नजर में तो वैलिड और दूसरी पार्टी की नजर में वॉइड हो। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, इसमें आ गया ना कि जो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल हो सकते हैं लॉ के द्वारा एट द ऑप्शन ऑफ वन, जो कि एक पार्टी की तरफ से, और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, लेकिन जो दूसरी पार्टीज के ऑप्शन से एनफोर्सिबल नहीं हो सकते तो उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कि ये ए जो पार्टी है, ए जो पार्टी है इसने बी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन ए की नजर में तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और बी की नजर में वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, तो ये तो उसको एनफोर्स करवा सकता है, ये इसको एनफोर्स नहीं करवा सकता, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये हो जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी की नजर से तो वैलिड है और दूसरी पार्टी की तरफ से वॉइड है, तो उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्लोज जे में ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। इसमें यह कहा गया है कि जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कानून की नजर में इलीगल हो जाए, जिस समय वो इलीगल हो जाएगा उसको वॉइड कर दिया जाएगा, वॉइड करार कर दिया जाएगा। ठीक है। अब जैसे ए और बी दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं और ए क्या करता है, ए है इंडिया का पर्सन, ए है एक इंडियन एंड बी है किसी अन्य फॉरेन कंट्री का, किसी फॉरेन कंट्री का मेंबर। अब क्या होगा कि अगर जब इन दोनों पर्सन्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उस टाइम पे वो वैलिड थे, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस की बारी आई तो इंडिया और इस फॉरेन कंट्री के बीच में कोई वॉर हो जाती है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं आपस में वॉइड हो जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने ओरिजिनली जब कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड थे, लेकिन जब वॉर की सिचुएशन आ गई तो ये ए और बी एक दूसरे के लिए एलियन एनिमी हो गए, एलियन एनिमी, जिसके कारण वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स नहीं करवा सकते। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वॉइड हो जाएंगे, जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड थे लेकिन बाद में वो एनफोर्स ना करवाए जाने के कारण वॉइड हो जाते हैं। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि इनकी डेफिनेशन क्लोज में क्या क्या थे। मैंने आपको ये सारी चीजें करवा दी हैं और इन सब के मीनिंग भी डिटेल में करवा दिए हैं, तो आप एक बार देख लो इनको। कल मैं आपको सेक्शन 3 से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन एंड प्रपोजल ये सब करवा दूंगा। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।